नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी संकट। पिछले वीडियो में भी हमने पारिस्थितिकी संकट का अध्ययन किया था और ये जाना था कि वास्तव में पारिस्थितिकी संकट होता क्या है और पारिस्थितिकी संकट के कितने प्रकार होते हैं। ये अध्याय अभी वर्तमान में चल रहा है। इस वीडियो के अंदर भी हम पारिस्थितिकी संकट के बारे में पढ़ेंगे और अगला पारिस्थितिकी संकट है मृदा अपरदन। जैसा कि आपको इसके नाम से प्रतीत होता है, मृदा अपरदन। मृदा का क्या तात्पर्य है? वास्तव में मृदा या मिट्टी जिसे हम कहते हैं मृदा अपरदन। अपरदन से तात्पर्य यह है कि उस क्षेत्र की मृदा का लगातार घिसाव हो रहा है, वहां से वो अपरदित होकर हट रही है। भूपटल की ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। मृदा कहें या उसको मिट्टी कहें, वास्तव में इसकी परिभाषा किस प्रकार दी जाती है कि भूपटल की ऊपरी असंगठित परत जिसका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों तथा वनस्पति के योग से होता है, मृदा कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मृदा भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है और भूमि की सबसे ऊपरी परत कठोर ना होकर की थोड़ी ढीली अवस्था में होती है, असंगठित अवस्था में होती है और इसका निर्माण खास तौर से उस क्षेत्र में मिलने वाले खनिजों और वहां पर मिलने वाली वनस्पति के सड़ने गलने से होता है। इस कारण इस मृदा के अंदर, इस ऊपरी असंगठित परत के अंदर जीवांश की मात्रा भी होती है, क्योंकि उस क्षेत्र के वनस्पति के सड़ने गलने से वो बनती है। इस कारण ये मृदा वास्तव में उपजाऊ या उर्वरा शक्ति को लिए हुए होती है। तो मृदा की परिभाषा आप समझ चुके हैं। भूपटल की वह ऊपरी असंगठित परत जिसका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों तथा वनस्पति के योग से होता है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। और इस अध्याय में हम मृदा के अपरदन के संदर्भ में बात करेंगे कि किसी भी क्षेत्र की मृदा या मिट्टी का वहां से हटना या वहां से हटकर दूर चले जाना क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। प्राकृतिक संसाधनों में मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आप ही जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, अब प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन, संसाधन इनमें अब प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन कौन कौन से हैं? प्रकृति द्वारा बहुत सारे संसाधन दिए गए हैं, जैसे कि जल दिया गया है, जैसे कि मृदा दी गई है, जैसे कि वायु दी गई है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के खनिज दिए गए हैं, विभिन्न प्रकार के वन संसाधन दिए गए हैं। तो इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों में मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। और हम जानते हैं कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से समस्त जीवधारी मृदा पर निर्भर रहते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से रहो या परोक्ष रूप से रहो, जितने भी जीवधारी हम देखते हैं वो मृदा पर निर्भर रहते हैं। अब हम अपनी बात कर लें तो भोजन खाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर या अन्य जीवों पर निर्भर रहना होता है। वनस्पति का जो विकास होता है वो खास तौर से किसी भी क्षेत्र की उपजाऊ मृदा में होता है, चाहे वो फसलों को उगाकर हो या प्राकृतिक रूप से पाई गई वनस्पति को। मांसाहारी जीव अन्य जीवों को खाकर अपना भरण पोषण करते हैं, पर खास तौर से वो अन्य जीव भी जो मूल रूप से शाकाहारी जीव होते हैं वो भी तो वनस्पति को खाकर ही फलते फूलते हैं। और वनस्पति का विकास कहाँ होता है? वनस्पति का विकास मूल रूप से उपजाऊ मृदा या मिट्टी पर ही होता है। तो एक तरह से या तो हम प्रत्यक्ष रूप से मृदा पर निर्भर रहेंगे या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा पर रहेंगे। आगे पीछे समस्त जीवों को आखिरकार मृदा पर ही जाकर निर्भर होना पड़ता है। मानव सभ्यता का विकास सर्वप्रथम उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में हुआ। आप इतिहास की पुस्तकों को उठाकर देखेंगे तो जितनी भी मानव सभ्यताओं का विकास हुआ, चाहे इतिहास में शुरू से लेकर आज तक, वो आप देखेंगे ऐसे क्षेत्रों में हुआ है जहां पर उपजाऊ मृदा मिलती है। और खास तौर से उपजाऊ मृदा किन क्षेत्रों में मिलती है? उपजाऊ मृदा खास तौर से नदी घाटी क्षेत्रों में मिलती है, जहां प्रतिवर्ष नदी की बाढ़ द्वारा या नदी द्वारा लाकर नवीन कांप मिट्टी का हो जाता है, जिससे कि वहां पर नई मृदा मिलती है। जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, दजला फरात नदी की सभ्यता की बात करें, हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें। अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? वास्तव में सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता बसी थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और आज भी हम देखते हैं, यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर ऐसे क्षेत्र जो कि
सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वो खास तौर से आज भी नदी घाटियों में बसने वाले क्षेत्र हैं। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी सारी नदियां बहती हैं, तो ज्यादातर जनसंख्या का जमाव वहीं पर देखने को मिलता है, जहां खास तौर से आज भी उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र या खास तौर से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जहां पे थार का मरुस्थल पाया जाता है, तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम मिलता है। भारत में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है, जबकि जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां पर उपजाऊ मृदा मिलती है। विश्व की यदि हम बात करें तो चीन के अंदर आप देखेंगे यांगटी सिकियांग नदी घाटी का क्षेत्र, संपूर्ण चीन का अधिकांश जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में आकर निवास करती है, क्योंकि यहां पर मृदा उपजाऊ मिलती है। तो उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र जनसंख्या का आकर्षण तो होते ही होते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं को ये आश्रय देने वाले भी होते हैं। आज विश्व के सभी भागों में मृदा अपरदन की समस्या दिखाई देने लगती है। मृदा अपरदन को आप समझ ही चुके हैं, किसी भी क्षेत्र की मृदा का अपरदन होना, वहां से कटाव होना, उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। और यह समस्या आज विश्व के लगभग हर एक क्षेत्र में दिखाई देती है। प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, वायु अथवा हिम द्वारा मृदा का कटाव जो मृदा निर्माण प्रक्रमों की अपेक्षा तीव्र होता है, मृदा अपरदन कहलाता है। प्राकृतिक कारण जैसे वर्षा है, अब वर्षा होती है तो क्या होता है, उसका जल होता है, बहता है, और किसी स्थान से जब जल बहता है तो वो उस क्षेत्र की मृदा को अपने साथ लेकर वहां से बह जाता है, तो वहां पे मृदा अपरदन होता है। दूसरी ओर क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वायु बहुत तेज बहती है और वायु के मार्ग में बाधाएं खत्म हो जाती हैं, खासतौर से प्राकृतिक वनस्पति जब खत्म हो जाती है, तो वहां पर वायु धरातल पर ढीली पड़ी मृदा की परतों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिससे कि भूमि के ऊपर उपजाऊ मृदा की मात्रा में कमी आने लगती है और धीरे धीरे वहां की भूमि बंजर और मरुस्थलीय बनने लगती है। यह वायु मृदा का वायु द्वारा अपरदन कहलाता है। और तीसरा होता है मृदा का हिम द्वारा अपरदन। ये खास तौर से सभी जगह नहीं, कुछ एक हिमानी वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं या ऐसे क्षेत्र जहां पर हिमनद पाए जाते हैं, अर्थात जब हिम एक नदी के रूप में बहता है तो वो हिमनद कहलाता है, और वो वहां से अपने साथ में रगड़कर व घिसकर उस क्षेत्र की मृदा का कटाव करने लग जाता है और उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के कण विभिन्न कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। आप एक चीज अच्छे से ध्यान रखना, जहां भी अपरदन शब्द आएगा, अपरदन शब्द के अंदर इस बात को आप अच्छे से जाने कि उसके अंदर स्थानांतरण होता है, अर्थात एक जगह से जब कटाव होता है तो कटाव के बाद जो मलबा प्राप्त होता है वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, अर्थात अपरदन की प्रक्रिया के अंदर परिवहन की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। तो अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी अपने स्थान से कटकर वहां से हट जाती है और कहीं दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो इस वजह से उसके मूल स्थान पर उसकी कमी देखी जाती है, और इसी प्रक्रिया को मृदा अपरदन या मृदा कटाव कहा जाता है, क्योंकि वो कटकर अपने स्थान को छोड़ चुकी है। एक सीमा तक मृदा अपरदन से पर्यावरण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु अपरदन की तीव्रता से पर्यावरण ह्रास होने लगता है। अब यहां पे ये बात आती है, एक सीमा तक मृदा अपरदन से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मृदा का निर्माण भी लगातार होता रहता है। यदि उसका एक सीमा तक अपरदन होता है, अर्थात वहां की प्रकृति उस अपरदन के कारण जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कर लेती है, तो पर्यावरण पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, 19-20 चलता रहता है। पर यदि अपरदन की प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक जो भी प्रक्रम है मृदा निर्माण का, उसकी हानि की भरपाई नहीं कर पाता, तो यह अपरदन की प्रक्रिया पर्यावरण ह्रास या पर्यावरण संकट के रूप में सामने आने लगती है। पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मृदा आधार तत्व के रूप में होती है। अब बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मृदा आधार तत्व के रूप में किस प्रकार होती है। अब यदि हम पिछले वीडियो की बात करते हैं, हम पिछले अध्यायों की बात करते हैं, तो पिछले अध्यायों में हमने पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा। वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र किसी क्षेत्र विशेष के जैविक व अजैविक घटकों की
पारस्परिक अंतःक्रियाओं का तंत्र होता है। अब अजैविक घटकों को तो आप जानते हैं उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि अजैविक घटक लगभग समान रूप से देखने को मिलते हैं, चाहे ये सूर्य का प्रकाश हो, जल हो और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मृदा आपको दिख रही है, वास्तव में मृदा क्या है, एक प्रकार का अजैविक घटक है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है, सूर्य से मिलती है। पर पारिस्थितिकी तंत्र में इस ऊर्जा का जो स्थिरीकरण किया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में इस ऊर्जा को जो एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचाने के लिए उसे भोजन के रूप में परिवर्तित किया जाता है, वो कार्य उस क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पति करती है, क्योंकि वनस्पति के पास ही ये शक्ति होती है कि वो सूर्य की ऊर्जा को भोजन के रूप में बदल सके। इसी कारण वनस्पति को स्वयंपोषी या उत्पादक भी कहा जाता है। तो वनस्पति क्या होती है, किसी क्षेत्र की उपजाऊ मृदा में ही वनस्पति उगती है। जब उस क्षेत्र की मृदा के अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है तो उस क्षेत्र में वनस्पति नहीं उग पाती। जब वनस्पति नहीं उग पाएगी तो वहां पर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण ही नहीं होगा। तो यह कहा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मृदा आधार तत्व के रूप में कार्य करती है, तो यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होने के लिए वहां की मिट्टी का उपजाऊ होना, अर्थात वहां की मृदा का उपजाऊ होना अत्यंत आवश्यक है। और मृदा कब उपजाऊ होगी, जब वहां मृदा की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी। मृदा पर वनस्पति विकसित होती है तथा वनस्पति पर विभिन्न जीव जंतु निर्भर करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको विस्तृत रूप से समझाया। मृदा की गुणवत्ता उसमें निहित जीवांश, खनिज लवण तथा जल की मात्रा पर निर्भर होती है। अब मृदा की गुणवत्ता से तात्पर्य मृदा के उपजाऊपन से, उसकी उर्वरा शक्ति से। अब किसी क्षेत्र की मृदा की उर्वरा शक्ति, उसमें निहित जीवांश की मात्रा, अब जीवांश क्या होते हैं, ह्यूमस जिसे हम कहते हैं, तो उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति या अन्य जीवों के सड़ने गलने से जो मृदा के अंदर ह्यूमस बनता है वो उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। क्षेत्र विशेष के खनिज व लवण तथा उसमें जल की मात्रा उस क्षेत्र की मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है और यही मृदा का उपजाऊपन भी कहलाता है। मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी कारकों में प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही प्रकार के कारकों को सम्मिलित किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मृदा अपर्दन के लिए केवल और केवल प्राकृतिक कारण ही जिम्मेदार है, मानवीय कारण जिम्मेदार नहीं है। कई प्रकार के मानवीय कारण ऐसे हैं जो कि मृदा को अपर्दन के लिए प्राकृतिक कारकों के लिए उपलब्ध कराते हैं। खास तौर से जैसे कि आप देख लीजिए कि एक बहुत अच्छा वन आच्छादित क्षेत्र है। अब उस वन आच्छादित क्षेत्र को मानव ने अपने उपयोग के लिए, लकड़ी के उपयोग के लिए धीरे धीरे वनों को समूल नष्ट कर दिया। जब उस क्षेत्र से वनों को समूल नष्ट कर दिया गया तो वहां पर जो मृदा पाई जाएगी, क्योंकि वनस्पति को आप जानते हैं, वनस्पति किसी भी क्षेत्र की मृदा को अपनी जड़ों के द्वारा खास तौर से बांध कर रखती है। जब वहां से वनस्पति हट गई तो वो मृदा काफी हद तक ढीली हो जाएगी और ढीली पड़ी हुई मृदा क्षेत्र के अंदर वर्षा के कारण आए हुए जल के लिए भी अपर्दन के कारण खुली हो जाती है और उस क्षेत्र में चलने वाली तीव्र पवन के अपर्दन के लिए भी खुल जाती है। तो इस प्रकार से मानवीय गतिविधियों के कारण उस क्षेत्र की मृदा प्राकृतिक कारकों के लिए, अपर्दन के लिए उपलब्ध हो जाती है। इसमें मृदा की संरचना, नदी मार्ग परिवर्तन, ढाल की बनावट, वर्षा का वेग, वनस्पति विनाश, कृषि पद्धतियां, पशुचारण, सड़क तथा अन्य निर्माण कार्य, खनन कार्य इत्यादि प्रमुख है। अब मृदा अपर्दन के लिए जो कारक जिम्मेदार है उनमें क्या क्या है, प्रमुख है। प्राकृतिक कारणों में यदि हम देखें, नदी मार्ग में परिवर्तन। कई बार ऐसा देखा गया है कि नदियां अपने मार्ग में समय के अनुसार लगातार परिवर्तन करती रहती हैं। कैसे परिवर्तन होता है, मान लीजिए कि एक नदी कई वर्षों से एक मार्ग में बह रही है और कभी तीव्र वर्षा के कारण उस नदी के अंदर अचानक जल की बहुत ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है, तो नदी अपने तटबंधों को तोड़कर अन्य क्षेत्रों में बहने लग जाती है। तो नदी का ये जल अन्य क्षेत्रों में बहता है जहां पर वो नदी का मार्ग नहीं है, तो वो उस क्षेत्र की मृदा को बहाकर अपने साथ ले जाता है। ढाल की बनावट, ढलवा क्षेत्रों के अंदर ये देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में ढाल अधिक होता है वहां पर मृदा अपर्दन अधिक होता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में जल का प्रवाह बढ़ जाता है। वर्षा का वेग, कई बार जोर से वर्षा होती है, बहुत तीव्र वेग से वर्षा होती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि वर्षा जब जमीन पर जोर से गिरती है, बड़ी ऊंचाई से गिरती है, तो वो जमीन पर गिरने वाली मृदा भी
मिट्टी को एकदम उछाल देती है, अर्थात मिट्टी की सतह को ढीला कर देती है। ऊंचाई से बहुत तेज वेग से गिरने वाली मृदा वर्षा मिट्टी को ढीला कर देती है और यह ढीली मिट्टी वर्षा जल के लिए बड़े आसान हो जाती है वहां से अपरदित होना। वनस्पति का विनाश, किसी क्षेत्र में वनस्पति का विनाश होने पर मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया है कि मृदा अपरदन किस प्रकार से बढ़ जाता है। कृषि पद्धतियां, कई बार ऐसा देखा गया है कि कृषि पद्धतियों के कारण लगातार एक ही प्रकार की फसल को उगाना, कई ऐसी कृषि पद्धतियां हैं जैसे झूमिंग कृषि है या स्थानांतरण कृषि हम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लगातार मृदा अपरदन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, मृदा का विनाश होता है। खास तौर से हम स्थानांतरित कृषि की बात करें, ये एक आदिम प्रकार की कृषि होती है जिसके अंदर आदिम प्रकार की जातियां बहुत ही पुराने ढंग से कृषि भूमि प्राप्त करती है। पहले तो वो वनों को जला देते हैं, वनों को हटा देते हैं, फिर वहां पर कृषि भूमि प्राप्त करते हैं। उस कृषि भूमि पर कुछ समय के लिए वो अपनी कृषि करते हैं और फिर वो छोड़कर चले जाते हैं और अन्यत्र जाकर फिर ये प्रक्रिया अपनाते हैं। इससे क्या होता है कि लगातार मृदा अपरदन के लिए खुल जाती है, मृदा की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है और मृदा अपरदन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। पशुचारण, अब आप जानते हैं पशुचारण से क्या होगा, जब किसी क्षेत्र में बहुत अधिक पशुचारण किया जाएगा तो उस क्षेत्र के अंदर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाएगा। जब वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाएगा तो उस क्षेत्र की मृदा धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के अपरदन कारकों के लिए खुल जाएगी। सड़क तथा अन्य निर्माण कार्य, जब अन्य निर्माण कार्य होते हैं, सड़क निर्माण कार्य होता है तो क्या होता है, क्षेत्र विशेष के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो उस क्षेत्र की वनस्पति को हटाते हैं, वनस्पति को हटाने के पश्चात जो वहां की उपजाऊ मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसको खोदकर वहां से हटाया जाता है और सड़क निर्माण के लिए वहां पर कंकड़ पत्थर डांबर या सीमेंट और कंक्रीट की सड़कें बनाई जाती हैं। कई हजारों किलोमीटर तक की जब सड़कें बनाई जाती हैं तो इनसे लगातार कई हजारों किलोमीटर तक की मृदा का विनाश भी होता है। खनन कार्य, खनन कार्य के अंदर हम क्या करते हैं, खनन कार्य करने हेतु हम भूमि का सीना चीरते हैं, हम भूमि को खोदते हैं और जब हम भूमि को खोदेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी ऊपरी परत अर्थात मिट्टी और मृदा को वहां से हटाना पड़ेगा और खनन कार्य के अंदर भी मृदा का बहुत बड़े स्तर पर विनाश देखा जाता है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों में वायु, हिमानी, जल आदि सम्मिलित है। जब हम भौगोलिक कारकों की या प्राकृतिक कारकों की बात करते हैं तो उसमें वायु को आप वायु अपरदन के रूप में मैं समझा चुका हूं। हिमानी के रूप में जब एक हिम की नदी बहती है तो हम उसे हिमानी कहते हैं और वो भी अपने साथ मृदा को खुरच कर बहाकर ले जाती है जिस तरह जल बहाकर ले जाता है। और जल के रूप में आप जानते हैं कि जल बहुत बड़े स्तर पर मृदा का अपरदन करता है, चाहे बाढ़ के रूप में हो या नदी या नालों के रूप में हो, मृदा का अपरदन जल द्वारा होता है। वायु द्वारा मृदा अपरदन शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलता है। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों से आपको तात्पर्य है ही सही, ऐसे क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन्हें हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है उन्हें हम अर्धशुष्क क्षेत्र कहते हैं। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में हमें वनस्पति की अल्पता देखने को मिलती है। जिन क्षेत्रों में हमें वनस्पति की अल्पता देखने को मिलती है उन क्षेत्रों में वायु निर्बाध रूप से बहती है क्योंकि वायु के प्रवाह मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। जब वायु निर्बाध रूप से बहती है तो क्षेत्र विशेष की मृदा का आसानी से अपरदन कर पाती है। हिमानी द्वारा अपरदन मात्र हिम आच्छादित क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यह काफी सीमित मात्रा में होता है क्योंकि हिमानी हर जगह नहीं होती, हिम हर जगह नहीं होती। खास तौर से जो हिम आच्छादित क्षेत्र हैं वहां मृदा का हिमानी द्वारा अपरदन देखने को मिलता है। जल द्वारा मृदा का अपरदन सर्वाधिक हानिकारक और व्यापक है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है मृदा का सर्वाधिक हानिकारक अपरदन किसके द्वारा होता है, तो आप ध्यान रखें सर्वाधिक अपरदन हानिकारक अपरदन किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। मृदा अपरदन का प्रभाव उन क्षेत्रों में अधिक है जहां ढाल की तीव्रता, वर्षा की अधिकता तथा वनस्पति की कमी पाई जाती है। अब जैसा कि हमने मृदा अपरदन के कारकों के बारे में पढ़ा था, जहां ढाल तीव्र होगा, जहां ढाल तीखा होगा वहां पर जल बड़ी आसानी से बहेगा और ढलवां क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि मिट्टी ढीली होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण भी हल्का सा वहां पे यदि उनको धक्का मिलता है तो फटाफट वहां से कटकर वो नीचे की ओर बहने लग जाती है। वर्षा की अधिकता, जिन क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता होगी वहां जल की अधिकता होगी और जहां जल की अधिकता होगी जल अपने प्रवाह के साथ साथ
किसी न किसी रूप में वहां से मृदा का अपरदन अवश्य करेगा। जिन क्षेत्रों में वनस्पति की कमी पाई जाएगी, अब वनस्पति की कमी के कारण क्या होगा कि उस क्षेत्र की मृदा का ढीलापन बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षेत्र विशेष की वनस्पति उस क्षेत्र की मृदा को अपनी जड़ों के द्वारा बांध कर रहती है। जब वनस्पति का विनाश हो जाएगा तो वहां की मृदा ढीली पड़ जाएगी, और ढीली पड़ी मृदा पवन अपर्दन के लिए, जल अपर्दन के लिए बहुत ही आसान कार्य के रूप में होती है, जिसे वो द्रुत गति से अपर्दित कर देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी व पश्चिमी भाग, मैक्सिको, उत्तरी पूर्वी ब्राजील, उत्तरी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, मध्य पूर्व, मध्य एशिया, मंगोलिया, चीन में यांगटीसी क्षेत्र, बलूचिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आदि मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। ये विश्व के कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मृदा अपरदन की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं। भारत में हिमालय क्षेत्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में मृदा अपरदन की गंभीर समस्या देखी जाती है। अब हिमालय क्षेत्र के अंदर खास तौर से यहाँ पे नदियों द्वारा और हिमानी द्वारा देखा जाता है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर वायु द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन देखने को मिलता है। पंजाब, हरियाणा के अंदर खास तौर से नदियों द्वारा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर भी मृदा अपरदन की समस्या बड़ा विकट रूप चुकी है। 1992 में भारत का 173.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मृदा अपरदन से प्रभावित था, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के आधे से भी अधिक है। मृदा अपरदन पर्यावरण ह्रास का एक प्रमुख कारण है। इसके अनेक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। मृदा अपरदन से भूमि की उर्वरा क्षमता घटने लगती है। धरातल पर गर्त, नालियां, बीहड़ बन जाते हैं और भूमि बंजर हो जाती है। रेतीले प्रदेशों में तेजी से इसका विस्तार हो रहा है। रेतीले प्रदेशों का तेजी से विस्तार होता है। जब मृदा अपरदन की प्रक्रिया होती है तो वहां पर क्या होता है, उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ भूमि में बदल जाती है, और जब कोई उपजाऊ क्षेत्र अनुपजाऊ क्षेत्र में बदल जाता है तो वो क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है, और खास तौर से मरुस्थलीय क्षेत्र रेतीले प्रदेश ही होते हैं। बाढ़ व सूखे के प्रकोप में वृद्धि होने लग जाती है। झील व बांधों में गाद भरने से उनकी आयु कम हो जाती है। जब किसी क्षेत्र में मृदा अपरदन होता है तो क्या होता है कि जल द्वारा यदि अपरदन होगा तो मृदा जाकर बह के कहां जमा होगी, या तो झीलों में जहां पे वो जल जाके इकट्ठा होगा, या बांधों में जमा होगी, जिससे उसकी तली के अंदर लगातार भराव होने लग जाएगा और वो झीलें और बांध उथले होने लग जाएंगे, अर्थात उनकी गहराई कम हो जाएगी, जिससे उनकी आयु कम हो जाएगी। उदाहरणार्थ 1973 में पूर्ण हुई रामगंगा परियोजना की अनुमानित आयु 185 वर्ष आंकी गई थी, किंतु अवसादीकरण अर्थात उनकी तली के अंदर गाद के जमाव के कारण, अवसादीकरण के कारण अब इसकी आयु मात्र 48 वर्ष आंकी गई है। अब आप देख सकते हैं, देखो कहां 185 वर्ष उसको बनाते समय आंका गया था, और कहां मृदा अपरदन के कारण जो गाद जम गई उसके कारण उसकी आयु घटकर 48 वर्ष रह गई। वनस्पति आवरण समाप्त हो जाता है तथा वन्य प्राणियों की संख्या घटने लग जाती है, क्योंकि अधिकांश वन्य प्राणी वनस्पति आवरण या वन्य जीवों में वनों में रहते हैं। जब वन समाप्त हो जाएंगे तो वन्य जीव प्राणी कहां जाएंगे। इससे भूस्खलन भी बढ़ते हैं। जब किसी क्षेत्र विशेष के अंदर मृदा अपरदन होता है तो वहां पर भूस्खलन की समस्या भी सामने आने लग जाती है। उपजाऊ मृदा के अभाव में कृषि उत्पादन में कमी आती है व खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं दुष्परिणामों के कारण विद्वानों ने मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा है। इस सवाल को आप अच्छे से ध्यान रखें। कई बार आपके परीक्षा में छोटे प्रश्नों के रूप में पूछ लिया जाता है कि रेंगती मृत्यु की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आप अच्छे से ध्यान रखें, मृदा अपरदन या मिट्टी कटाव को रेंगती मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। असाइनमेंट, मृदा अपरदन क्या है? इस प्रश्न का आपको उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में देना है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना है। मृदा अपरदन पर एक लेख लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको 300 से 500 शब्दों के बीच में देना है। ये एक निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न है। धन्यवाद, इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। जल्दी ही अगले अध्याय के नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।